हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे अपने डेली के एमसीक्यू प्रैक्टिस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा एमसीक्यू जो कि रिलेटेड है हमारा किस चीज़ से, आईपीसी से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति को झूठी गवाही देने के लिए डराना, उत्प्रेरित करना भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत दंडनीय किया गया है। इंग्लिश में पढ़ते हैं कि इंटिमिडेटिंग और इंड्यूसिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है क्या करना, डराना धमकाना। इंड्यूसिंग यानी प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना। क्या करने के लिए, फॉल्स एविडेंस देने के लिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। इन सभी में से किस सेक्शन के अंतर्गत उसे पनिशमेंट दी जाएगी, तो इसके लिए है हमारा सेक्शन 195A। तो इसका ये बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि है हमारा भारतीय संविधा अधिनियम 1872 से, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की प्रोमिसर और प्रोमिसी, इन दोनों शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इसको किस सेक्शन में परिभाषित किया गया है, सेक्शन 2C के अंतर्गत। अगर हम सेक्शन 2A की बात करें तो इसमें किस चीज को परिभाषित किया गया था, और सेक्शन 2B में किसको परिभाषित किया गया था, इन दोनों के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप सभी के साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 406 जो बात करती है मामले और अपील के स्थानांतरण करने के सर्वोच्चतम न्यायालय की शक्ति के बारे में, जिस मामले और अपील को हस्तांतरण करने का आवेदन कौन दायर कर सकता है इन सभी के अनुसार। तो ये किसके द्वारा दायर किया जा सकता है, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं कि सीआरपीसी के सेक्शन 406 के अनुसार, जो बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट केस को और अपील्स को जो है ट्रांसफर कर सकता है। तो कौन इस तरीके की केस और अपील को ट्रांसफर कर सकता है इन सभी के अनुसार। तो क्या वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, क्या वो पार्टी के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, या इन दोनों के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, या इन दोनों के द्वारा ही ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसका हमारा जवाब है तीसरा, यानी कि अटॉर्नी जनरल और पार्टी इन दोनों के द्वारा रिकमेंडेशन पर ऐसा किया जा सकता है, पार्टी के इंटरेस्ट पर ऐसा किया जा सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो है हमारा परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार वाद दायर करने में देरी होने से निम्नलिखित में से किस विकल्प के अंतर्गत इसे सही माना गया है। तो अगर वाद दायर करने में देरी होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या माफी नहीं दी जा सकती, या फिर धारा 3 इस एक्ट के, इस अधिनियम के धारा 3 के तहत माफी दी जा सकती है, या फिर हम बात करें सीपीसी के आदेश 7 और 6 के तहत माफी दी जा सकती है, या फिर इसी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत माफी दी जा सकती है। यानी कि शूट फाइल करने में डिले हो रहा है, इसलिए क्या अगर डिले हो रहा है तो इन सभी में से कौन सा इसमें अप्लीकेबल होगा, तो इसमें हमारा अप्लीकेबल होगा थर्ड वाला। थर्ड क्या कहता है कि यहाँ पर कॉन्डोनेशन आपको माफी मिल जाएगी सीआरपीसी के ऑर्डर 7 और रूल 6 के अनुसार। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
पहला क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट है कि एक किराएदार मकान मालिक के खिलाफ भी इस आधार पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर कर सकता है कि अगर मकान मालिक के द्वारा उसे अवैध रूप से बेदखल कर दिया जाता है, यानी कि सेक्शन 6 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, उसके अंतर्गत यह लिखा हुआ है कि टेनेंट जो है वो फाइल कर सकता है शूट लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, किस ग्राउंड पर कि उसे इलीगली क्या किया गया है, बेदखल किया गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा। तो इसका जो फर्स्ट है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न है न्याय शास्त्र से। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट किसने कही है इसके बारे में आपको पता लगाना है कि अधिकार कानून के द्वारा मान्य, प्राप्त और संरक्षण रहित है, यानी कि राइट जो है इज एन इंटरेस्ट जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ के द्वारा। यह बात इन सभी में से किसके द्वारा कही गई थी? क्या ये एहरिंग के द्वारा कही गई थी, ऑस्ट्रिन के द्वारा कही गई थी, हॉलैंड के द्वारा या फिर केल्सन के द्वारा? तो यह बात कही गई थी हमारी हॉलैंड के द्वारा। तो फर्स्ट जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो रिलेटेड है हमारा पोस्को एक्ट 2012 से, यानी कि यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में बच्चे को शामिल करने के लिए अश्लील सामग्री के भंडार के लिए सजा को परिभाषित किया गया है? इंग्लिश में समझते हैं कि इस एक्ट की यानी प्रोटेक्शन, पोस्को एक्ट की प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो कि डिफाइन करता है पनिशमेंट अगर कोई भी चाइल्ड के पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर करता है तो किस सेक्शन में उसे पनिशमेंट डिफाइन की गई है? तो इसके लिए है हमारा धारा 15 यानी कि सेक्शन 15 में जो है पनिशमेंट डिफाइन की गई है अगर इस तरीके से कोई भी करता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो है हमारा संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से। क्या प्रश्न है कि न्यायालय से एक डिग्री प्राप्त करने के अधिकार की गिरवी रखने वाले को गिरवी रखी गई संपत्ति को छिपाने के उसके अधिकार से पूरी तरह से वंचित किया जा सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। राइट टू ऑब्टेन ए डिग्री फ्रॉम द कोर्ट दैट द मोर्गेजर शैल बी एब्सोल्युटली डिप्राइव ऑफ हिज राइट टू रिडीम द मोर्गेज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड राइट ऑफ फोरक्लोजर। तो इसे क्या कहेंगे? फौजदारी का अधिकार, राइट टू फोरक्लोजर कहेंगे। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 9 जो बात करती है यौन उत्पीड़न की शिकायत के बारे में और पीड़ित महिला के कानूनी प्रतिनिधि यानी एलास की बात कर रहे हैं, महिलाओं की ओर से शिकायत दर्ज कर सकते हैं यदि वह ठीक नहीं है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो निम्नलिखित में से यह बात किस धारा के अंतर्गत परिभाषित की गई है? इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 के सेक्शन 9 के अनुसार जो बात करता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट के बारे में कि एलास जो है एग्रीव्ड वुमेन के वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एग्रीव वुमेन के बिहाफ पर। अगर वो सही नहीं है, वो बीमार है या उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केसेस में ऐसा किया जा सकता है। तो इन सभी में से किस सेक्शन या किस प्रोविजन में यहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो जब हम धारा 9B या सेक्शन 9B को पढ़ते हैं तो वहां पर स्पेसिफिकली ये बताया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो है हमारा विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के बारे में कि निम्नलिखित में से किस धारा में
मुख्य आयुक्त की शक्ति को परिभाषित किया गया है, यानी कि इस एक्ट के जो एक्ट कौन सा है हमारा राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अनुसार चीफ कमीशन की पावर को इन सभी में से किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो इसके लिए है हमारी सेक्शन 77 धारा 77 में जो है क्या डिफाइन किया गया है चीफ कमिश्नर की पावर के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो है हमारा किससे, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से, कि इस एक्ट के तहत शर्तों पर निषेधाज्ञा दी गई है और उसके उल्लंघन के मामले में अदालत एक आदेश पारित कर सकती है। इन सभी में से कौन सा आदेश पारित कर सकती है? इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं कि कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर सकती है उस केसेस में जब इंजंक्शन, अगर कोई कंडीशन का ब्रीच होता है तो ऐसे केसेस में क्या कर सकती है, क्या प्रॉपर्टी का सेल और अटैचमेंट होगा, या सिविल जेल में डिटेंशन या प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा, और या फिर हम कहें कि 3 महीने के लिए जेल सिविल जेल में, या फिर अरेस्ट और डिटेंशन होगा, या ए फर्स्ट और थर्ड ये दोनों सही है। तो इसका जो है सेकंड जो है बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सिविल जेल में डिटेंशन और प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है अगर वो ब्रीच करते हैं कंडीशन का। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो है साक्ष्य अधिनियम 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से, यानी कि दगदू वर्सेस महाराष्ट्र राज्य संबंधित है इन सभी में से किस से, यानी ये केस है दगदू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो किस चीज से संबंधित है, यह संबंधित है हमारा कंप्लायंस के बारे में, कि सह अपराधी जिसे हम कहते हैं, सहयोगी या साथी कहते हैं अपराधी का, किस सेक्शन में डिफाइन है। सेक्शन 133 बात करता है कंप्लायंस के बारे में। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की निम्नलिखित में से किस धारा में हिरासत आदेश को परिभाषित किया गया है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अनुसार कस्टडी ऑर्डर को इन सभी में से किस सेक्शन में या किस धारा में डिफाइन किया गया है? तो इसे डिफाइन किया गया है धारा 21 के अंदर सेक्शन 21 में। अगर 20 की बात करें तो यह बात करता है हमारा मॉनेटरी रिलीफ के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986, जिसमें कि जो शब्द है लेबल, इसमें निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीज शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बात की गई है शामिल नहीं है, यानी कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के अनुसार लेबल वर्ड इन सभी में से किस चीज के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो जब आप लेबल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें शामिल किया गया है, क्या चीज शामिल नहीं की गई है। यहाँ पर नेगेटिव बात की जा रही है, तो कोई भी राइटिंग, कोई भी मार्क, कोई भी प्रिंट, इसको शामिल किया गया है। कंज्यूमर गुड इसको भी शामिल किया गया है। बॉक्स और कार्टून इनको शामिल नहीं किया गया है, इसलिए जो थर्ड है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बक्से और गत्ते को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो है हमारा किससे, संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो संघ और राज्यों के लिए ऑल भारत में अखिल भारतीय न्यायालय सेवा के निर्माण से संबंधित है, यानी कि इन सभी में से कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इन इंडिया जो है क्रिएशन है और कॉमन टू द यूनियन एंड स्टेट।
तो इसके लिए है हमारा कौन सा अनुच्छेद है, 312, आर्टिकल 312 में यह बात कही गई है। तो आज हमने इस वीडियो में अपने डेली के एमसीक्यू को कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।